नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में मैं व्यावसायिक आवश्यकता और एक प्रक्रिया के लिए 7 चरणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम देखेंगे कि वह प्रक्रिया क्या है और हम उसका परीक्षण कैसे करने जा रहे हैं। प्रक्रिया स्टो है। यह प्रक्रिया स्थिर प्रक्रिया में सही हैंडलिंग की तरह है। ठीक है, तो अगर आप सामान्य या फ्राइड चार्ज के बारे में समझते हैं, है ना? प्रक्रिया समान है, लेकिन क्या होता है, कई स्टोव जैसे विशेष रूप से इंट्रा कंपनी स्टोव, ठीक है, विशेष रूप से कंपनी स्टोव में यह कैसे हो रहा है? एक कंपनी कोड और हमारे पास दो योजनाएं होंगी, प्लान 1 और प्लान 2। तो जब आप योजना 1 और योजना 2 के बीच स्थानांतरण करते हैं, तो फ्राइट चार्ज हो सकता है कि वे ऑफलाइन हैंडल करें और वो ट्रांसपोर्ट विक्रेता को वे सीधे वित्त पोस्टिंग के साथ भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, मेरे अनुभव में फ्राइट हैंडलिंग कैसे होती है, इसके विभिन्न मामले क्या हो सकते हैं? पहला, कोई फ्राइट नहीं, पीओ में कोई फ्राइट नहीं। तो वेंडर ट्रांसपोर्ट वेंडर को डायरेक्ट पेमेंट हो सकता है, FD60 जैसे डैनिटी कोड वो सीधे पेमेंट करते हैं। दूसरी कंपनी राइटिंग राइट चाहती है, पीओ में लिखे मतलब स्टोर और रिसीविंग प्लांट पर अमाउंट लोड करे, रिसीविंग प्लांट या लोकेशन पर। प्लांट या लोकेशन, अगर लोकेशन है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एक ही तरह के सिस्टम के तहत हैं। तो दोनों एक ही प्लांट के तहत हैं, तो इसमें किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन लोडिंग की मात्रा अलग होगी जिससे मूविंग एवरेज प्राइस पर असर पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। हम सिस्टम में टेस्ट करने जा रहे हैं। तो जब भी आप प्लांट से प्लांट या प्लांट के अंदर काम कर रहे हो, अगर आप स्लो से स्लो के बीच काम कर रहे हो, तो मूविंग एवरेज प्राइस पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन प्लांट 1 के मामले में वही एक प्लांट, उस मूविंग एवरेज प्राइस पर असर पड़ेगा। प्लांट 1 से प्लांट 1, प्लांट 2, फिर प्लांट 1 के मामले में कोई असर नहीं पड़ेगा और प्लांट 2 पर अतिरिक्त लागत आएगी। ठीक है, तो हम उस पॉइंट को समझने जा रहे हैं। तो व्यापार की आवश्यकता के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट के अंदर या एक ही कंपनी कोड के अंदर वे उस दर को ट्रैक नहीं करना चाहेंगे और जिससे प्लांट 1 और प्लांट 2 में अलग अलग कीमतें उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो इस तरह के मामलों से बचने के लिए व्यवसाय सीधे ट्रांसपोर्ट विक्रेता को फाइनेंस पोस्टिंग बुक कर सकता है। वह हर महीने एक इनवॉइस कॉपी देगा जो वह पूरे महीने दे सकता है। ये वो है जिन्हें मैंने ट्रांसपोर्ट किया है, शायद 230 ट्रिप के लिए, और 230 ट्रिप के लिए यह मेरा शायद कुछ $12,000 है, जो भी इनवॉइस वह देगा और फिर फाइनेंस इसे पोस्ट करेगा। ये केस 1 है और केस 2 हम इसे पीओ में रखेंगे और रिसीविंग लोकेशन या रिसीविंग प्लांट पर असर पड़ेगा। तो यह सही हैंडलिंग के बारे में है। तो मुझे सिस्टम के हिसाब से देखने दें कि हम कैसे कर सकते हैं। आइए MB52 को चेक करते हैं। MB52 और यह हमारी सामग्री है।
ठीक है, हमारे पास ये होगा। तो हमारे पास अलग अलग स्टॉक हैं और ठीक है स्टॉक और वैल्यू भी। तो हमारे पास स्टॉक और वैल्यू है। तो यह स्टॉक और वैल्यू है। अगर आप मूविंग एवरेज प्राइस M60 देखना चाहते हैं, हाँ 775.53 यह वर्तमान मूविंग एवरेज प्राइस है। चलिए इस परिदृश्य का परीक्षण करते हैं। यह 775.53 है। हम पीरियोडिक के साथ परीक्षण करेंगे। मुझे इस नोड को सक्रिय करने दें। हम कुछ अलग रंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम फ्यूरी लॉन्चपैड गैन लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हम अधिकतम फ्यूरी ट्रांजैक्शन का उपयोग करने का प्रयास करेंगे क्योंकि भविष्य में धीरे धीरे ये ट्रांजैक्शन का उपयोग कम हो जाएगा। इसलिए मैं जहां भी संभव हो इसका उपयोग करने का प्रयास कर रहा हूं। तो हम पहले स्टो बनाने जा रहे हैं। खरीद आदेश प्रसंस्करण। यह कौन कर सकता है? खरीद आदेश प्रसंस्करण मॉनिटर। खरीद आदेश बनाएं। यह कमोबेश हमारे आईसीसी मानक उप अनुबंध के समान दिखता है। ठीक है, और डिलीवरी के बिना स्टॉक। और हमारे पास स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर है। तो चलिए तकनीकी नाम M21M देखते हैं। यह हमारा DSTO स्टॉक ट्रांसपोर्ट स्टॉक ट्रिंग है और तकनीकी विवरण कैसे दिखाना है। तो मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग ऑर्डर और डॉक्यूमेंट टाइप, फिर डॉक्यूमेंट टाइप GST को डिफाइन करें। तो चलिए डिलीवरी के साथ स्टोर रखते हैं। सही है ना? डिलीवरी के साथ स्टो और बिना डिलीवरी के स्टो, लेकिन हमारे लिए पहचान करना अच्छा है। तो अब डिलीवरी के साथ स्टो। चलिए वापस आते हैं और फिर से शुरू करते हैं। यहाँ हमारा डिलीवरी के साथ स्टो है। यह हमारा डिलीवरी के साथ स्टो है। सप्लाई प्लांट NS11, NS12 और मटेरियल 600,090,090। तो यह हमारा मटेरियल है। मुझे कितनी मात्रा ट्रांसफर करनी है? 5 मात्रा होगी और रिसीविंग लोकेशन A02 और सप्लाई लोकेशन हमारे ME21N की तरह ही दिखती है। तो इश्यू लोकेशन और रिसीविंग लोकेशन मैंने मटेरियल दिया है। ये सिस्टम सेटअप और पर्सनल सेटिंग के आधार पर अपने आप आ गया है। जैसे कि जब आप स्टोर के बारे में वह कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो मैं केवल आइटम कैटेगरी का उपयोग करता हूं, इसलिए यह डिफॉल्ट रूप से आता है। तो अब हम आइटम विवरण की जांच करने जा रहे हैं। विवरण कैसे हैं? हाँ, मुझे शिपिंग टैब मिल गया। शिपिंग टैब में डिलीवरी की तारीख, ग्राहक संख्या, सभी जानकारी उपलब्ध है और हम उन स्थितियों की जांच करने जा रहे हैं जो हमारे वीडियो का मुख्य फोकस है। इसलिए मैं SAP मानक सही मान का उपयोग करने जा रहा हूं। यह एक लंब मान है।
मैं मात्रा और सभी के आधार पर नहीं दे रहा हूँ। मेरा लंब मान 200 हो सकता है। ठीक है, तो 4 सामग्रियों को भेजने के लिए शायद विक्रेता मुझसे 200 चार्ज करने जा रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक आइटम 40 रुपये हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर वह 200 चार्ज कर रहा है। तो सब ठीक है और चेक बटन पर क्लिक करें। तो कोई संदेश नहीं और कोई भागीदार स्कीमा नहीं, जो हमारे परीक्षण के लिए ठीक होना चाहिए। तो सब ठीक दिख रहा है और सामग्री और कीमत हमने दे दी है, और कुल मिलाकर अब मैं सेव करने जा रहा हूं, जो सबसे नीचे है। तो मैं इसे सेव कर रहा हूं। तो सिस्टम संदेश केवल आउटपुट प्रकार से संबंधित है। तो पीओ बनाया गया है। एंटर पर क्लिक करें। यह खरीद आदेश है। अब हम आउटबाउंड डिलीवरी बनाने जा रहे हैं। हम आउटबाउंड डिलीवरी बना सकते हैं। तो यह निश्चित रूप से इस समय नहीं मिल सकता है। अनुबंध खरीद मांग, आप जानते हैं, आपूर्ति प्रक्रिया। निश्चित रूप से मुझे इसे प्राप्त करने के लिए बिक्री से संबंधित एक निश्चित प्रकार की भूमिका निभाने की आवश्यकता है। आइए आपूर्ति के इस स्रोत के लिए SAPGI के साथ काम करें। शेड्यूलिंग समझौता, वितरण आपूर्ति, चालान, स्टॉक निगरानी। तो हम निश्चित रूप से वितरण प्रसंस्करण से संबंधित भूमिका निभाएंगे। क्या इसकी आवश्यकता है? तो आइए BL10B के साथ काम करें और खरीद आदेश दें। आप क्या करना चाहते हैं? इसे निष्पादित करें। तो शायद आप इस पंक्ति विवरण को हटा सकते हैं और निष्पादित कर सकते हैं। हाँ, खरीद आदेश यहाँ है। बैकग्राउंड पर क्लिक करें। बैकग्राउंड पर क्लिक करते ही डिलीवरी बन जाती है। आप खरीद आदेश इतिहास के अंतर्गत इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो खरीद आदेश इतिहास में आप आउटबाउंड डिलीवरी देख सकते हैं। आप यहाँ सभी जानकारी देख सकते हैं और अगला चरण माल जारी करने के बाद होगा। पिक मात्रा 5 दर्ज करें, क्योंकि हम किसी EWM या वेयरहाउस प्रबंधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो पिक मात्रा मैन्युअल रूप से दें और माल जारी करने के बाद। तो अब अगर आप इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ माल जारी करने का दस्तावेज देख सकते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि 2 है, एक फ्राइड के लिए है और दूसरा ये है, और जाकर अकाउंटिंग एंट्री चेक करें। यहाँ आप अंतर देखेंगे। 5 मात्रा से संबंधित 30,877 आपूर्ति स्थान की राशि कम थी, जो क्रेडिट और प्राप्ति थी, जिसमें फ्राइट चार्ज 4077.65 डेबिट, फ्राइट क्लियरिंग अकाउंट 200 क्रेडिट शामिल है, जिसके लिए चालान को विशिष्ट विक्रेता को पोस्ट करने की आवश्यकता है। तो यहाँ आप विशिष्ट विक्रेता को करने जा रहे हैं, जैसे आप ये करने जा रहे हैं कि आप खरीद आदेश बनाते समय एक अलग विक्रेता भी दे सकते हैं। तो व्यवसाय की आवश्यकता के आधार पर आप चालान से संबंधित चीजों को संभाल सकते हैं। तो अब कोर्स का मुद्दा पूरा हो गया है। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कोर्स का मुद्दा करते हैं, तो अगर आपको इस तरह की कोई भी त्रुटि मिलती है, तो जेल खाता सुसंगत नहीं है या किसी भी प्रकार की त्रुटि है, तो आपको उस संदेश को पूरा पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, सिस्टम केवल स्थानीय मुद्रा जैसी चीजों में शेष राशि के बारे में बता रहा है। तो आपको FS0 पर जाना होगा और अपना जेल अकाउंट और कंपनी कोड देना होगा और कंट्रोल डेटा पर जाना होगा। यहाँ लोकल करेंसी फ्लैग में बैलेंस देना होगा, तभी समस्या हल होगी। अगर आपको वाकई में मिल जाता है तो अब माल पूरा हो गया है। हम माल प्राप्त करने जा रहे हैं। माल प्राप्त करने के लिए मैं माल प्राप्ति प्रसंस्करण का उपयोग करने जा रहा हूँ। ठीक है, हम इसे बिना संदर्भ के उपयोग कर सकते हैं, या हमारे पास वेयरहाउस प्रसंस्करण है, जो क्रय दस्तावेज के लिए अच्छा है। क्रय दस्तावेज के लिए माल प्राप्त करने वाले वेयरहाउस प्रसंस्करण। तो आप क्रय आदेश दे सकते हैं। एंटर पर क्लिक करें। या तो आप क्रय आदेश दे सकते हैं या आप आउटबाउंड डिलीवरी दे सकते हैं।
तो मैं अनुशंसा करता हूं कि आप आउटबाउंड डिलीवरी भी दे सकते हैं, यह एक अच्छी बात है। माल की आवाजाही के बाद कोई भी दस्तावेज प्रवाह संबंधित सब कुछ ठीक से अपडेट हो जाएगा। माल प्राप्ति और आउटबाउंड डिलीवरी नंबर 362 कहां है और सिस्टम विवरण अपनाएगा। आपको आउटबाउंड डिलीवरी इनपुट आउटबाउंड डिलीवरी का चयन करना होगा और एंटर पर क्लिक करना होगा। तो सिस्टम विवरण अपनाएगा और दस्तावेज प्रवाह भी ठीक से अपडेट हो जाएगा। तो डिलीवरी नोट सब कुछ आ जाएगा, फिर पोस्ट पर क्लिक करें। तो डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है और हम खरीद आदेश की जांच कर सकते हैं, या आप खरीद आदेश प्रसंस्करण की जांच कर सकते हैं, या खरीद आदेश की निगरानी भी कर सकते हैं। तो खरीद आदेश आइटम की निगरानी करें। हम जांच सकते हैं कि हमारा खरीद आदेश क्या है और डिस्प्ले विवरण इतिहास क्या है, हम सब कुछ जांच सकते हैं। यह एक तरह की रिपोर्ट है कि आप सभी खरीद आदेश आइटम की निगरानी कैसे करते हैं। ठीक है, तो पिछले 365 दिन या आपूर्तिकर्ता या डिलीवरी की तारीख आप किस आधार पर जांच करना चाहते थे? तो प्लांट NS12 है। NS12 ऑर्डर की स्थिति की जानकारी गायब है, सब कुछ हो गया है। सामग्री भी हम डिस्प्ले मुद्रा INR दे सकते हैं और पूरी तरह से वितरित 600020। ठीक है, तो सेट आइटम इस क्लाउड तरीके से अच्छे हैं, हमारा सिस्टम सही विवरण प्राप्त कर रहा है। तो हमें डेटा के आधार पर कई POS मिल रहे हैं। तो यह हमारा खरीद आदेश है। ये खरीद आदेश है। ठीक है, यह एक खरीद आदेश है और आप खरीद आदेश प्रबंधित कर सकते हैं। उस बटन पर क्लिक करें और फिर खरीद आदेश प्रबंधित करें पर जाएं। तो यह नई स्क्रीन दिखाएगा जहां आप विवरण देख सकते हैं। तो हमें मी 23N के साथ पूरी तरह से अभ्यस्त हैं। तो हम फ्योरी ऐप को जितना हो सके एक्सप्लोर करने और इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर आपको कोई नया विकल्प या कुछ भी मिले तो हम निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक अच्छी सीख होगी। तो आप अगली डिलीवरी मात्रा देख सकते हैं और सब कुछ पूरा हो गया है। ठीक है, तो आप जो भी विवरण देख रहे हैं, हम यहाँ दोनों को सीधे प्रदर्शित भी कर सकते हैं। तो अब आप पीओ हिस्ट्री में जाएं, सब कुछ मात्रा और 3877 द्वारा पोस्ट किया गया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि माल प्राप्ति के दौरान किसी भी प्रकार की लेखा प्रविष्टियां नहीं होंगी। ठीक है, तो फ्राइट के लिए शर्तों में फ्राइट के लिए शर्तें और डिस्प्ले पर जाएं। ठीक है, यहाँ आप विशिष्ट आपूर्तिकर्ता को इनपुट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप विशिष्ट आपूर्तिकर्ता को वह राशि देना चाहते हैं, तो हमें आपूर्तिकर्ता को असाइन करना होगा और फिर उसके लिए चालान रसीद बनानी होगी और भुगतान विशिष्ट आपूर्तिकर्ता को जाएगा।
तो ये संयंत्र के भीतर या कंपनी कोड मामलों के भीतर स्टॉक परिवहन आदेश की समग्र प्रक्रिया के बारे में है। फ्राइट शुल्कों को कैसे संभालना है। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि मूविंग एवरेज प्राइस का क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे पोस्ट करने से पहले ये 775.53 था। तो चलिए वर्तमान मान को सत्यापित करते हैं। ठीक है, तो अब इसे निष्पादित करें। 775.53 776.26 हो गया है। 26 पुराना वाला कहाँ है? हाँ ठीक है, यह 775.53 है। यह 776.26 हो गया क्योंकि हमने फ्राइट चार्ज जोड़े। जब इसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच ट्रांसफर किया जा रहा है तो मैप बढ़ जाएगा क्योंकि जो भी फ्राइट चार्ज लोड होंगे। यदि आप एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच ट्रांसफर कर रहे हैं तो सोर्स प्लांट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन रिसीविंग प्लांट का मैप सप्लाई या सोर्स प्लांट से अधिक होगा। मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में आप स्टोव खरीद के दौरान हैंडलिंग फ्राइट चार्ज के बारे में समझ गए होंगे और विभिन्न संभावित विकल्प क्या है और इसका परीक्षण कैसे करें। इसमें शामिल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यह पूरी तरह से हमारी सामान्य स्टोव प्रक्रिया से संबंधित है। यहाँ इस वीडियो का उद्देश्य फ्राइट चार्ज पर ध्यान केंद्रित करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि आपके पास स्टोव से संबंधित कोई अलग परिदृश्य है